Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है दोस्तों। सोचिए एक ऐसी सभ्यता जो आज से लगभग 4,500 साल पहले इतनी ज्यादा एडवांस थी कि उनके शहरों में बाकायदा ग्रिड सिस्टम था, सड़कें संपूर्ण पर काटती थीं और कमाल की बात तो ये कि लगभग हर घर में अपना टॉयलेट बाथरूम था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC की। और आप जानते ही हैं यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, खासकर जीएस पेपर 1 के लिए ये टॉपिक कितना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ ऊपर से नहीं देखेंगे। आज हमारा इरादा है कि जो हमारा स्रोत पाठ है सोर्स टेक्स्ट, उसके चैप्टर 2 सेक्शन 3 प्लैन्ड सिटीज ऑन द इंडस, उसमें दी गई हर एक डिटेल, हर बारीक तथ्य का गहराई से विश्लेषण करें। एग्जैक्टली। ये समझिए कि हम इस कॉम्प्लेक्स सभ्यता को समझने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन, एक नींव तैयार कर रहे हैं। हमें वो बारीकियां चाहिए, नाम, तारीखें, जगहें, जो स्पेसिफिक शब्द हैं वो, क्योंकि यूपीएससी में प्रिसीजन मतलब सटीकता बहुत मैटर करती है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सभ्यता की कहानी ना उसके भूगोल, उसकी ज्योग्राफी से शुरू होती है। स्टेज को समझे बिना एक्टर्स को समझना मुश्किल है ना। हाँ, तो स्रोत पाठ ये बताता है कि ये सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पनपी, एशिया का एक खास हिस्सा, और इसमें आज के भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब इलाके आ जाते हैं। मतलब स्केल सोचिए। हाँ, यानी काफी बड़ा एरिया था। और ये एरिया कुछ हद तक मतलब आइसोलेटेड भी रहा होगा नेचुरल बैरियर्स की वजह से। बिल्कुल। उत्तर में देखिए विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट में हिमालय और नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश। इन्होंने ना सिर्फ आने जाने को कंट्रोल किया बल्कि क्लाइमेट को भी प्रभावित किया और इस रीजन के यूनिक डेवलपमेंट को शेप दिया। अच्छा, पहाड़ों ने तो एक तरह से घेरा बना दिया, लेकिन अंदर जिंदगी कैसे चलती थी? नदियों का क्या रोल था इसमें? नदियां ही तो लाइफलाइन थीं। 2 मेन रिवर सिस्टम्स थे। पश्चिम में इंडस रिवर, सिंधु नदी, जिसने सभ्यता को नाम दिया, और पूर्व में गंगा नदी, गैंजीज रिवर, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। इनकी जो सालाना बाढ़ आती थी वो अपने साथ उपजाऊ सिल्ट जमा करती थी। हाँ, वो फर्टाइल सिल्ट, और उसी से बना वो बड़ा सा मैदान। एग्जैक्टली। सिंधु गंगा का मैदान, इंडो गैंजेटिक प्लेन, ये सभ्यता का हार्टलैंड था। ये बड़ी आबादी को सपोर्ट कर सकता था। और इसके दक्षिण में है दक्कन का पठार, डेक्कन प्लाटो, एक अलग ज्योग्राफिकल जोन। ये भी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से घिरा है। और वेस्टर्न घाट जो हैं वो नमी रोकते हैं, जिससे पठार का अंदरूनी हिस्सा थोड़ा सूखा रहता है, ड्रायर। और इस पूरे इलाके की क्लाइमेट का सबसे बड़ा ड्राइवर मॉनसून। बिल्कुल, मॉनसून। ये सीजनल विंड्स हैं जिनका डायरेक्शन पूरी तरह रिवर्स हो जाता है। सर्दियों में नॉर्थ ईस्ट से सूखी हवा आती है, ठंडा सूखा मौसम, और गर्मियों में साउथ वेस्ट से, समंदर से ढेर सारी नमी वाली हवा आती है, जिससे भारी बारिश होती है, सीजनल रेनफॉल, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन खतरनाक भी तो हो सकती है, कभी ज्यादा कभी कम। निश्चित रूप से। बहुत ज्यादा बारिश या बहुत कम बारिश, या फिर गलत टाइम पर बारिश, ये सब चुनौतियां थीं। ये लाइफ गिविंग तो थे, पर साथ ही बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी थे। लेकिन इन शुरुआती बस्तियों को सिर्फ मॉनसून से ही नहीं, नदियों से भी सीधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। अच्छा, वो क्या थी? स्रोत पार्ट 3 मेन एनवायरमेंटल चैलेंजेस बताता है। पहली, अनप्रेडिक्टेबल फ्लड्स, यानी अप्रत्याशित बाढ़। जैसे नील नदी की बाढ़ रेगुलर होती थी, वैसी नहीं। ये कभी भी आ सकती थी और कितनी भी भयंकर। प्लानिंग मुश्किल थी। दूसरी, रिवर्स चेंजिंग कोर्स, नदियां अपना रास्ता बदल लेती थी। सोचिए आपका गांव या खेत नदी किनारे है और नदी अचानक कई मील दूर चली गई। ओह, ये तो मतलब पूरी जिंदगी उलट पुलट हो जाती होगी। बिल्कुल, लगातार एडेप्टेशन, अनुकूलन की जरूरत थी। और तीसरी चुनौती वही मॉनसून से जुड़ी, वेट एंड ड्राई साइकिल, गीला और सूखा चक्कर। बारिश कम तो सूखा या अकाल ज्यादा,
तो भयानक बाढ़। मतलब एक कांस्टेंट रिस्क का माहौल था। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद यहाँ सभ्यता पनपी। तो ये खेती वाले गांव कब बसने शुरू हुए थे यहाँ? टेक्स्ट बताता है कि सिंधु के किनारे लगभग 7000 बीसी ईसा पूर्व में शुरुआती कृषि गांव बसे, और ये टाइमिंग मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत के आसपास ही है। तो शायद पैरेलल डेवलपमेंट चल रहा था। और फिर वो शानदार शहर जिनका हम जिक्र कर रहे थे, वो कब बनने लगे? सिंधु घाटी में पहले शहरों का उदय हुआ लगभग 2500 बीसी के आसपास। ये वो टाइम था जब मिस्र और सुमेर में भी बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे थे। यानी ये दुनिया की एक और मेजर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी बड़ी सभ्यता की खोज इतनी देर से हुई, मतलब 1922 में। हाँ, ये तारीख याद रखने लायक है। 1922, लगभग एक सदी पहले तक ये इतिहास में एक तरह से खोई हुई थी। और जो दो सबसे बड़े शहर खोजे गए, हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये सैकड़ों मील दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन प्लानिंग एक जैसी है। ये इस कल्चर के फैलाव और सोफिस्टिकेशन को दिखाता है। और क्योंकि हड़प्पा पहले मिला, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। मतलब ये नाम इंटरचेंजेबल है। सही। आईवीसी और हड़प्पा सभ्यता, ये टर्म्स अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो 2500 बीसी के आसपास ये शहर उभरते हैं और यहीं पर आईवीसी अपने समय के लिए एकदम यूनिक नजर आती है। मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, मेसोपोटामिया में जिगुराट, पर यहाँ कुछ बिल्कुल अलग हो रहा था। क्या खास था इनकी अर्बन प्लानिंग में? सबसे असाधारण चीज थी शहरों का एक सटीक ग्रिड सिस्टम पर बसा होना। प्रिसाइज ग्रिड सिस्टम। सड़कें एकदम सीधी, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, और एक दूसरे को राइट एंगल्स पर, समकोण पर काटती थी, जैसे आज के सिटी ब्लॉक्स। ये ऑर्गेनिक तरीके से अपने आप फैला शहर नहीं था। ये बड़े पैमाने पर प्लान्ड अर्बन डिजाइन था। ये तो जबरदस्त प्लानिंग लगती है। और ये किसी पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ भी इशारा करता है ना? मतलब सर्वे किया, प्लान किया, फिर बनाया। बिल्कुल। और ज्यादातर बड़े शहरों में एक सिटाडेल यानी गढ़ भी होता था। ये एक फोर्टिफाइड एरिया होता था, किलाबंद क्षेत्र, अक्सर किसी ऊंचे टीले या प्लेटफॉर्म पर। इसमें जरूरी इमारतें होती थी, शायद एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, ग्रैनरीज यानी अन्न भंडार, पब्लिक बाथ्स, या शायद धार्मिक स्ट्रक्चर्स भी। ये अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है, पर ये पावर या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर लगता है, आम रिहायशी इलाकों से अलग। अच्छा। और इन सबको बनाने के लिए, खासकर ऐसे इलाके में जहां बाढ़ का खतरा था, टिकाऊ बनाने के लिए उन्हें अच्छी बिल्डिंग मटेरियल भी चाहिए थी। क्या इस्तेमाल किया उन्होंने? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने इस्तेमाल की ओवन बेक्ड ब्रिक्स, यानी भट्टे में पकी हुई ईंटें। और ये ईंटें यूनिफॉर्म थीं, मतलब एक जैसी, और स्टैंडर्डाइज्ड थीं। ये सिर्फ धूप में सुखाई कच्ची ईंटें नहीं थीं, सन ड्राइड मड ब्रिक्स जो भारी बारिश या बाढ़ में घुल जाती। अच्छा, पकी हुई ईंटें। तो ये ज्यादा ड्यूरेबल रही होंगी, वाटर रेजिस्टेंट? अविश्वसनीय रूप से ड्यूरेबल, वाटर रेजिस्टेंट, और सबसे खास बात, साइज में स्टैंडर्डाइज्ड। और ये स्टैंडर्डाइजेशन अलग अलग शहरों में मिलता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर भी। ये फिर से उनके ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग का एक और सबूत है। हालांकि इतनी सारी ईंटें पकाने में फ्यूल, मतलब लकड़ी भी तो खूब लगी होगी। क्या ये बाद में उनके पतन का एक कारण बना? बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। उस टेक्नोलॉजी की जो एनवायरमेंटल कॉस्ट थी, वो निश्चित रूप से उनके पतन के सिद्धांतों में एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। चलिए अब इन शहरों में रहने वाले लोगों की बात करते हैं, उनकी संस्कृति की। सबसे बड़े रहस्यों में से एक तो उनकी भाषा ही है ना? बिल्कुल। हम जानते हैं कि उनकी एक लिखने की भाषा थी। ये हमें सील्स पर, मोहरों पर और मिट्टी के बर्तनों पर मिलती है। लेकिन सबसे क्रूशल फैक्ट ये है कि हड़प्पा की रिटन लैंग्वेज आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई है। नॉट येट डिसाइफर्ड? इतने सालों बाद भी। हम लिपि के बारे में क्या जानते हैं वैसे? कितने सिंबल वगैरह हैं? करीब 400 सिंबल्स, प्रतीक हैं। अब ये संख्या एक सिंपल अल्फाबेट के लिए तो बहुत ज्यादा है, और एक पूरी तरह पिक्टोग्राफिक सिस्टम जहां हर चित्र एक शब्द हो, के लिए शायद थोड़ी कम है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक मिक्स्ड स्क्रिप्ट थी, लोगो सिलिबिक, मतलब शायद कुछ निशान पूरे शब्द या आइडिया दिखाते थे और कुछ सिर्फ आवाजें या सिलेबल। लेकिन बिना किसी रोजेटा स्टोन जैसे की के हम इसे पढ़ नहीं सकते। ये उनकी मान्यताओं, इतिहास, सरकार को समझने में एक बहुत बड़ी दीवार है। एक तरह से ये साइलेंट सिविलाइजेशन है। तो फिर अगर हम उनके लिखे रिकॉर्ड्स नहीं पढ़ सकते, तो उनके समाज के बारे में कैसे पता चलता है? सोशल स्ट्रक्चर, क्लास डिफरेंस वगैरह? यहाँ हमें लगभग पूरी तरह आर्कियोलॉजी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और स्रोत पाठ एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज पर जोर देता है। शहरों में जो घर मिले हैं, उनमें काफी यूनिफॉर्मिटी है, एक रूपता।
आपको बहुत बड़े महल और बहुत छोटी झोपड़ियों के बीच वैसा भारी अंतर कम दिखता है जैसा शायद दूसरी सभ्यताओं में मिले। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स साइज और प्लान में काफी मिलती जुलती हैं। अच्छा, तो इसका क्या मतलब निकालें कि समाज में ज्यादा ऊंच नीच नहीं थी? ये एक लीडिंग इंटरप्रिटेशन है कि ये मिनिमल सोशल डिविजन्स का सुझाव देता है। शायद बाकी कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज के मुकाबले ज्यादा एगैलिटेरियन, समतावादी, या कम से कम वेल्थ का जो डिस्प्ले था वो घरों के साइज में उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होता था। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? एक तरफ इतनी जबरदस्त सेंट्रल प्लानिंग, ग्रिड, सिटाडेल, जो किसी पावरफुल रूलिंग क्लास की तरफ इशारा करती है, और दूसरी तरफ उस क्लास के ठाट बाट दिखाने वाले बड़े बड़े महल या स्मारक कम है। यही तो पैराडॉक्स है। एक तरफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के पुख्ता सबूत, दूसरी तरफ रूलिंग क्लास के वेल्थ डिस्प्ले के कम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। शायद एलीट क्लास की पावर ब्यूरोक्रेटिक या रिलीजियस ज्यादा थी, पर्सनल वेल्थ पर बेस्ड कम। ये अभी भी एक पजल है। सोचने वाली बात है। अच्छा, रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कुछ पता चलता है? एनी आर्टिफैक्ट्स? हाँ, छोटी छोटी चीजें मिलती हैं। स्रोत पाट, मिट्टी और लकड़ी के बने बच्चों के खिलौनों का जिक्र करता है। क्ले एंड वुडन टॉयज। ये एक सेटल्ड डोमेस्टिक लाइफ, स्टेबिलिटी और शायद कुछ हद तक आराम की तरफ इशारा करता है, जहां बच्चों के खेलने के लिए भी टाइम और रिसोर्सेज थे। और धर्म के बारे में मंदिर तो ज्यादा मिले नहीं है, तो उनकी मान्यताएं कैसी थीं? यहां भी हम ज्यादातर छोटी कलाकृतियों पर, खासकर सील्स पर निर्भर हैं। इन मोहरों पर जानवरों के चित्र बहुत कॉमन है। बैल, हाथी, गेंडा, बाघ। शायद नेचर वर्शिप रही हो या जानवरों को कोई टोटेमिक महत्व रहा हो। जानवरों के अलावा और क्या है सील्स पर? मदर गॉडेस, मातृ देवी जैसी दिखने वाली फिगराइंस मिलती हैं। ये अक्सर फर्टिलिटी यानी उर्वरता और कृषि से जुड़ी होती हैं। फर्टिलिटी इमेजरी काफी कॉमन है। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज, ऐसी इमेजरी जो बाद के हिंदू देवता शिवा से मिलती जुलती दिखती है। अक्सर एक योगी की तरह बैठे हुए, कभी कभी 3 चेहरों वाले या सींगों वाले। प्रोटो शिवा कहते हैं इसे। यानी हिंदू धर्म की जड़ें इतनी पुरानी हो सकती हैं। क्या ये लिंक पक्का है? पक्का तो नहीं कह सकते, पर यह थ्योरी है। इन इमेजेस के आधार पर यह माना जाता है कि हड़प्पा के धार्मिक विश्वासों और बाद के हिंदू धर्म जैसे योग की मुद्राएं और कुछ देवताओं का सम्मान के बीच संभावित कनेक्शन या सीधी जड़ें हो सकती हैं। बहुत दिलचस्प। चलिए अब व्यापार पर आते हैं। क्या ये लोग दुनिया से कटे हुए थे या ट्रेड वगैरह करते थे? अरे बिल्कुल नहीं, कटे हुए नहीं थे। उनके एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स थे, व्यापक व्यापार नेटवर्क। स्रोत पाठ मेसोपोटामिया यानी सुमेरियन शहरों के साथ ट्रेड का क्लियर एविडेंस देता है। और सोचिए, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था। इसके लिए सोफिस्टिकेटेड ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत रही होगी, शायद समुद्र और जमीन दोनों रास्तों से। और ये लोग क्या एक्सपोर्ट करते थे? ऐसा क्या था इनके पास जो मेसोपोटामिया वालों को चाहिए था? सोना, चांदी, लैपिस लाजुली और कार्नेलियन जैसे सेमी प्रेशियस स्टोन्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ब्राइटली कलर्ड कॉटन क्लॉथ, यानी चमकीले रंग का सूती कपड़ा। सिंधु घाटी दुनिया के पहले इलाकों में से एक है जहां बड़े स्केल पर कॉटन उगाया और बुना जाता था। ये कपड़ा उनका एक मेजर एक्सपोर्ट था। वाह, तो मतलब वो सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं बल्कि फिनिश्ड गुड्स, तैयार माल भी बनाकर बेच रहे थे। ये तो ब्रॉन्ज एज के हिसाब से काफी एडवांस्ड लगता है। बिल्कुल, वो उस जमाने के इंटरनेशनल ट्रेड में काफी बड़े खिलाड़ी थे। तो ये इतनी ऑर्गेनाइज्ड, इतनी एडवांस्ड ट्रेड करने वाली सभ्यता सदियों तक चली, फली फूली, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसका पतन कब शुरू हुआ? स्रोत पाठ पतन की शुरुआत का टाइम बताता है लगभग 1750 बीसी, और ये कोई रातों रात कोलैप्स नहीं था। ये अगले कुछ 100 सालों में मेजर शहरों का धीरे धीरे पतन और परित्याग था, एक ग्रेजुअल फेडिंग एंड अबैंडनमेंट। और क्यों? ये तो शायद सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कोई एक सिंगल पक्का जवाब तो नहीं है इसका। नहीं, कोई एक सर्वमान्य जवाब नहीं है। टेक्स्ट जो आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, उनके बेस पर कुछ मेन पॉसिबिलिटीज बताता है। एक कैटेगरी है नेचुरल डिजास्टर्स या जियोलॉजिकल शिफ्ट्स, प्राकृतिक आपदाएं या भूवैज्ञानिक परिवर्तन। ये एरिया टेक्टोनिकली एक्टिव है, यानी भूकंप, बाढ़ वगैरह। हाँ, बड़े भूकंप आ सकते थे जिनसे भयानक बाढ़ आ सकती थी, और ये जियोलॉजिकल बदलाव नदियों को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर सकते थे ड्रामेटिकली। टेक्स्ट एक स्पेसिफिक उदाहरण देता है, सरस्वती नदी का सूख जाना। सरस्वती नदी? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट थी? ऐसा लगता है कि ये सिंधु के पैरेलल बहने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी प्रणाली थी, और जियोलॉजिकल एविडेंस ये सजेस्ट करते हैं कि टेक्टोनिक अपलिफ्ट की वजह से इसके पानी के सोर्स डाइवर्ट हो गए और ये नदी सूख गई।
अब सोचिए, एक पूरी बड़ी नदी का गायब हो जाना, उस पर निर्भर लोगों के लिए एक इकोलॉजिकल कैटास्ट्रोफी, एक पारिस्थितिक तबाही रही होगी। समझ गए। तो प्राकृतिक आपदाएं एक बड़ी संभावना है। और क्या कारण हो सकते हैं? दूसरा बड़ा कारण हो सकता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब मानव प्रभाव। जैसे खेती के लिए जमीन का ओवरयूज, जिससे शायद सॉइल एग्जॉशन हुआ हो, मिट्टी की उर्वरता खत्म हो गई हो, और फ्यूल के लिए लकड़ी का ओवरयूज, खासकर उन पकी ईंटों के लिए। हाँ, वो ईंटें, सोचिए कितनी लकड़ी लगी होगी सदियों में अरबों ईंटें पकाने के लिए। बिल्कुल, जिससे वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन यानी बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई होगी। फिर सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव, लोकल रेनफॉल पैटर्न में बदलाव, क्लाइमेट का और हार्श हो जाना। तो हो सकता है कि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को ही इतना खराब कर दिया कि वो फिर उन बड़े अर्बन पॉपुलेशंस को सस्टेन नहीं कर पाया। एक तरह से सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिक्लाइन। ये भी काफी लॉजिकल लगता है। अच्छा, क्या कोई बाहरी फैक्टर्स भी थे? जैसे कुछ लोग आर्यों के आक्रमण की बात करते हैं। हाँ, स्रोत पाठ इस पर भी बात करता है। जो पुराना आइडिया था कि आर्यों ने बड़े पैमाने पर आक्रमण करके हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर दिया, टेक्स्ट उसके बारे में थोड़ा कॉशियस है, ज्यादा सतर्क है। वो ये कहता है कि जरूरी नहीं कि कोई मैसिव इन्वेजन हुआ हो जिसने हड़प्पा वासियों का सफाया कर दिया हो, लेकिन ये हो सकता है कि पतन के उस दौर में जब आर्य इस क्षेत्र में आए तो उनके आने से ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब हुए हों, रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ा हो, या नई सोशल और पॉलिटिकल डायनामिक्स आई हों जिसने पहले से कमजोर हो रही हड़प्पा व्यवस्था के पतन को और तेज कर दिया हो। तो मतलब डायरेक्ट कारण नहीं, लेकिन एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, एक सहायक कारक। ज्यादातर अब यही माना जाता है। उनका आना शायद चल रहे पतन के साथ ही हुआ और उसे और बढ़ा दिया। ये कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है जिस पर अभी भी डिबेट जारी है। ठीक है, अब आखिर में हड़प्पा की इंजीनियरिंग का एक ऐसा पहलू है जिसे स्रोत पाठ खास तौर पर हाईलाइट करता है और जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। उनकी वो कमाल की प्लम्बिंग और सैनिटेशन सिस्टम, खासकर मोहनजोदाड़ो में। हाँ, ये तो मतलब 2500 बीसी के हिसाब से सचमुच एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। टेक्स्ट इसे एडवांस्ड प्लम्बिंग और सीवेज सिस्टम्स कहता है। ये पब्लिक हेल्थ और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनके अविश्वसनीय फोकस को दिखाता है। और ये सिर्फ पब्लिक जगहों पर नहीं था, ये लोगों के घरों तक था। यही तो सबसे स्टनिंग डिटेल है। टेक्स्ट कहता है कि मोहनजोदाड़ो में ऑलमोस्ट एवरी हाउस, लगभग हर घर में एक प्राइवेट बाथरूम और टॉयलेट था। सोचिए उस जमाने में, उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में, उस लेवल ऑफ हाइजीन के बारे में जो पूरी आबादी को प्रोवाइड किया गया था। ब्रॉन्ज एज में हर घर में टॉयलेट, ये तो अनपैरेलल्ड है। इस सारे वेस्ट वाटर और सीवेज का मैनेजमेंट कैसे होता था? एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, शहर भर में फैला हुआ ड्रेनेज नेटवर्क था। पाइप्स थे, अक्सर टेराकोटा के बने हुए, और सड़कों के नीचे कवर्ड ड्रेन्स थीं, ढकी हुई नालियां। नालियों को ढकना क्यों इंपॉर्टेंट था? अरे सैनिटेशन के लिए। इससे कचरा ढका रहता है, बदबू कम होती है, कीड़े मकोड़े और बीमारियां नहीं फैलती। ये दिखाता है कि वो हाइजीन के बेसिक प्रिंसिपल समझते थे। बात सिर्फ पानी निकालने की नहीं थी, वेस्ट के इफेक्टिव मैनेजमेंट की थी। और क्या उन्होंने इसे बना के बस छोड़ दिया था, या इसका कोई मेंटेनेंस सिस्टम भी था? मेंटेनेंस का भी इंतजाम था। उन्होंने मैनहोल्स की एक प्रणाली डेवलप की थी, जैसे आज हमारे पास होते हैं। ड्रेनेज सिस्टम में रेगुलर इंटरवल्स पर ये एक्सेस पॉइंट्स थे, ताकि वर्कर्स नीचे जाके इंस्पेक्ट कर सकें, कोई ब्लॉकेज हो तो उसे हटा सकें और पूरे सिस्टम को लंबे समय तक ठीक से काम करता रख सकें। ये तो सच में दिमाग चकरा देता है। इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ये सब उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितना कुछ कहता है। निश्चित रूप से ये शायद उस सेंट्रलाइज्ड, हाईली ऑर्गेनाइज्ड और सरप्राइजिंगली सिविक माइंडेड हड़प्पा स्टेट, या जो भी उनकी गवर्निंग बॉडी थी, उसका सबसे मजबूत सबूत है। ठीक है, तो हमने भूगोल देखा, टाइमलाइन देखी, प्लानिंग, कल्चर, ट्रेड, पतन के कारण और ये अद्भुत प्लम्बिंग सिस्टम। अगर हमें हड़प्पा सभ्यता को कुछ की फीचर्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? मेरे ख्याल से 3 चीजें सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती हैं। पहला, वो प्रिसाइज अर्बन प्लानिंग, वो ग्रिड सिस्टम। दूसरा, यूनिफॉर्मिटी, मानकीकृत ईंटें, घरों के लेआउट में समानता जो जबरदस्त कोऑर्डिनेशन दिखाती है। और तीसरा, वो एडवांस सैनिटेशन और प्लम्बिंग जो पब्लिक हेल्थ पर उनके फोकस को जाहिर करता है। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इन सटीक डिटेल्स को याद रखना बहुत जरूरी है। तारीखें 7000 BC, 2500 BC, 1922, 1750 BC, ज्योग्राफिकल नाम हिमालय, हिंदुकुश, सिंध, गंगा, सरस्वती। ट्रेड आइटम्स कॉटन, लैपिस लाजुली,
पतन की थ्योरीज, प्लम्बिंग की स्पेसिफिक बातें। बिल्कुल, ये प्रिसिजन ही साउथ एशियन हिस्ट्री की इस महत्वपूर्ण नींव को समझने का बेसिस है। लेकिन इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ा सवाल तो बाकी रह ही जाता है ना? वो लिपि जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। वही सबसे बड़ा रहस्य है। वो 400 सिंबल। सोचिए, उनकी फिजिकल कल्चर में जो सोफिस्टिकेशन हम देखते हैं, उसे देखते हुए हम उनकी सरकार, उनके कानून, उनके विश्वास, उनके उदय और पतन की उनकी अपनी कहानी के बारे में कितना कुछ मिस कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम उनकी राइटिंग नहीं पढ़ सकते। उन मुहरों और शिलालेखों में कौन से राज बंद है, ये सोचकर ही हैरानी होती है। ये बात हाईलाइट करती है कि सिंधु के शासकों और लोगों के बारे में अभी भी कितना कुछ सीखना बाकी है। ये एक ऐसा रहस्य है जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को आज भी अपनी तरफ खींचता है। वाकई में एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है ये। तो दोस्तों, इस अविश्वसनीय सभ्यता की कौन सी विशेषता आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है? वो ग्रिड प्लानिंग, वो प्लम्बिंग, या वो अनडेसिफर्ड लिपि? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आपको ये डिटेल डिस्कशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.